हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ मैं आप घर पर इंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं रोहित चांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। और आपको मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बच्चों। फर्स्ट एक क्लास 1 हुई थी बच्चों, क्लास 2 हुई थी, ये हमारी क्लास 3 है। जैसे आप बच्चों कॉपी में नोट कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास के क्वेश्चंस की नंबरिंग लिखोगे बच्चों 1 to 10, और सेकंड क्लास में बच्चों जो मैंने 1 to 10 नंबरिंग लिखी थी, आप बच्चों क्या लिखोगे 11 to 20 क्वेश्चंस। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कौन से? नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को बच्चों क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में 21 से कहाँ तक बच्चों? 21 से 30 तक। कहाँ तक बच्चों? 21 से 30 तक। तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन? 21st क्वेश्चंस। और बच्चों जो मैं डिटेल समझाता हूँ उन डिटेल्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि वे डिटेल्स आपको क्वेश्चंस याद करने में हेल्प करेगी। और बाय चांस उन डिटेल्स में से भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आसानी हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगा और क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी हो जाएगा। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसकी बात चल रही है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा तैयार हो चुका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब संशोधन यानी इंप्रूवमेंट। जो क्या? इंप्रूवमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या कर रखी है बच्चों? इम्प्रूवमेंट कर रखी है। जैसे जैसे हमने किसी भी कंट्री में उसकी कंट्री की नीड्स पता चली, उन नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हुई है? इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है उसकी प्रोसेस, अमेंडमेंट करने की प्रोसेस, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू लॉ को लागू करते हैं, कैसे किसी कंट्री में न्यू लॉ की फॉर्मेशन होती है। तो हम बात करेंगे कैसे इंडिया में किसी एक न्यू लॉ की फॉर्मेशन होती है। तो इंडिया में किसी भी एक न्यू लॉ की फॉर्मेशन होने के लिए बच्चों पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लॉ के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी कंप्लीट क्या होती है बच्चों? प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बच्चों क्या होती है, हमने ये प्रोसेस समझनी है। सबसे पहले कोई भी अगर बिल आया कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी लॉ की फॉर्मेशन होने से पहले उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिल। जब बिल पास हो जाता बच्चों तो उसको बोलते हैं लॉ, कानून। सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिल बोलते हैं। अब सबसे पहले कोई भी बिल आता है तो बिल दो जगह पर आ सकता बच्चों, या तो लोकसभा में आ सकता बच्चों, या कहाँ पर बच्चों? लोकसभा में। या फिर कहाँ पर आ सकता बच्चों? राज्यसभा में। या तो कहाँ आ सकता बच्चों? लोकसभा में। या कहाँ आ सकता बच्चों? राज्यसभा में। लोकसभा को बच्चों बोलते हैं हम हाउस ऑफ पीपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल्स। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा को बोलते हैं बच्चों हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। सबसे पहले कोई भी बिल या तो वो लोकसभा में आता बच्चों, या कहाँ पर आता है? राज्यसभा में आता। इन दोनों में से किसी एक जगह पर बिल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो बच्चों, लोकसभा में हमारा कोई बिल आ गया। सबसे पहले लोकसभा में बिल आया। लोकसभा में उस टाइम पर जितने मेंबर थे उसका 50% प्लस एक मेंबर अगर उस बिल को अपनी परमिशन दे दे तो वो लोकसभा से बिल पास कर दिया जाता है। वो लोकसभा से बच्चों बिल पास कर दिया जाता है। लोकसभा में पास होने के बाद बच्चों नेक्स्ट कंडीशन आती है राज्यसभा की। फिर कहाँ पर आएगा बच्चों? राज्यसभा में। राज्यसभा में तब आएगा बच्चों, सबसे पहले लोकसभा में से पास होना जरूरी है। अगर पहले बिल लोकसभा में आया फिर राज्यसभा में आया, अब राज्यसभा से बच्चों क्या होगा? बिल पास करना जरूरी है। राज्यसभा में से बिल पास होगा बच्चों, इन दोनों में से पास होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है बच्चों पहले लोकसभा में आए या राज्यसभा में, किसी एक में आ जाए। या तो लोकसभा में आए तो लोकसभा से पास होना जरूरी। लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ पर जाएगा बच्चों? राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से पास होना जरूरी, फिर बाद में लोकसभा में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इन दोनों की परमिशन क्या बच्चों? जरूरी है। इन दोनों से बिल पास होने के बाद लास्ट में बिल जाता बच्चों प्रेसिडेंट के पास।
किसके पास जाता बच्चों? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर बाद में उस बिल पर क्या करता बच्चों? अपने साइन करता है। अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल पर बच्चों क्या कर दिया? साइन कर दिया। अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल पर बच्चों क्या कर दिया? साइन कर दिया, तो उस बिल को लॉ मान लिया जाता है, वो बिल कानून बन जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी उस बिल पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर साइन नहीं किया, तो उस बिल को बिल समझ लिया जाता, उस बिल को लॉ नहीं बनाया जाता। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, इसका मतलब क्या? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्रूवमेंट करना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस होती है। उसके लिए बच्चों बिल आता है। बिल किस में आता है बच्चों? या तो लोकसभा में बच्चों, या कहां पर? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पहले आए तो बाद में लोकसभा में, अगर लोकसभा में पहले आए तो बाद में राज्यसभा में। इन दोनों में से बच्चों बिल को क्या करना पड़ता है? पास होना पड़ता है। फिर कहां पर जाता बच्चों? प्रेसिडेंट के पास जाता है। लास्ट में प्रेसिडेंट की परमिशन नेसेसरी होती है, तब जाकर कोई भी बिल क्या बनता बच्चों? लॉ बनता है। ये हमने पढ़ी बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। क्या पढ़ी बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस हमने ये पूरी कंप्लीट पढ़ ली। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में क्या इसका डिस्क्रिप्शन है बच्चों? हाँ बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368। कौन सा बच्चों? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखना बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस का आर्टिकल कौन सा बच्चों? 368। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है। और आर्टिकल 368, अगर हम बात करें कि आर्टिकल 368 बच्चों हमारे किस पार्ट में आता है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 20 में बच्चों। कौन से पार्ट में बच्चों? पार्ट नंबर 20 में। पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ये हमारी क्या हुई बच्चों? प्रोसेस हुई। अब ये बात, ये कंप्लीट बात हमने किस फॉरेन कंट्री से रिसीव की है? किस फॉरेन कंट्री से रिसीव की है? तो ये बात हमने साउथ अफ्रीका कंट्री, किस कंट्री से बच्चों? साउथ अफ्रीका कंट्री से बच्चों क्या की है? रिसीव की है। तो समझ आया बच्चों? बिल्कुल आसान है, सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20, और साउथ अफ्रीका कंट्री से रिसीव की है। प्रोसेस क्या? लोकसभा राज्यसभा में से पास, फिर प्रेसिडेंट की परमिशन नेसेसरी। बिल्कुल इजी, लॉ फॉर्मेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया बच्चों? आपको साथ के साथ पढ़ाई भी करनी है बच्चों, और इनको याद भी करना, और कॉपी में नोट भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द पार्लियामेंट गिव्स पावर, पार्लियामेंट ने पावर दी है। पावर मीन शक्ति, किसको दी है? टू अमेंड। अमेंड यानी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, अमेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? अमेंड मतलब इंप्रूवमेंट, अमेंड मतलब इंप्रूवमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंप्रूवमेंट करने की पावर दी है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्रूवमेंट करने की पावर दी है। इन आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल 368। ये तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस ही कर लिया, पिछले में डिस्कस किया, तो इसमें हेल्प होगी। अब हमें सब पता है कि आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बच्चों किसके अंदर लिखा है? आर्टिकल 368 के अंदर। अगर बात करें कौन से पार्ट के अंदर लिखा बच्चों? पार्ट 20 के अंदर लिखा बच्चों। किसके अंदर लिखा बच्चों? पार्ट 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। और प्रोसेस कहां से लिया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, साउथ अफ्रीका कंट्री से बच्चों हमने क्या किया? ये प्रोसेस रिसीव की है। तो अब देख लो बच्चों, किसी को कुछ डाउट लगे तो इस क्वेश्चन में कमेंट कर सकता है, और किसी प्रकार की भी स्पीड प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोल सकता है। लेकिन साथ के साथ आपको डेली रेगुलर क्लासेस लेनी है बच्चों, और डेली क्वेश्चंस को लर्न करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात चल रही है बच्चों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस की फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बात की कौन से आर्टिकल के अंदर है। अब हमने ये सब तो बात कर ली, अब इससे कोई ना कोई अमेंडमेंट भी हुई होंगी बच्चों।
तो सोच के देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है जब 1950 के बाद और अब तक, आज तक टोटल कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है बच्चों? अब तक टोटल 106 अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। कितनी हो चुकी है? 106 अमेंडमेंट आज तक हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट कर ली है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें से किसकी बात चल रही है बच्चों? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात करें अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो वो कब हुई थी बच्चों? वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी बच्चों? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी बच्चों? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अब तक टोटल कितनी हो चुकी है बच्चों? 106। कितनी हो चुकी है बच्चों? 106 टोटल अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और बात चल रही है फर्स्ट अमेंडमेंट की 1951 में। तो अमेंडमेंट में किया क्या था बच्चों? जैसे हमें पता है जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या था बच्चों? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी बच्चों क्या थी? शेड्यूल्स थी। क्या थी बच्चों? शेड्यूल्स थी। क्या थी बच्चों? शेड्यूल्स थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन अब हमने उसमें बार बार इंप्रूवमेंट करके टोटल शेड्यूल्स हमारी 8 ना होकर बच्चों अब कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो ये 9, 10, 11, 12 ये क्या हुई होंगी बच्चों? किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की होगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 थी। जैसे जैसे हमारी नीड्स हुई हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया और अपने शेड्यूल्स को क्या कर दिया बच्चों? इंक्रीज कर दिया। अब ये क्यों बताई बच्चों? क्योंकि याद रखना जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, कौन सी बच्चों? 9th फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 9th शेड्यूल। कौन सी शेड्यूल बच्चों? 9th शेड्यूल जो ऐड की गई थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ऐड की थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 हमारी शेड्यूल्स कितनी थी बच्चों? 8 थी। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद कितनी होगी बच्चों? 9 हो गई। और अब हमारे पास कितनी होगी? टोटल 12 शेड्यूल्स है। अब तक टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए बच्चों? 106 टोटल अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है बच्चों। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट देखो बच्चों, द पावर ऑफ फॉर्मुलेटिंग। पावर यानी शक्ति दी है, फॉर्मुलेटिंग यानी कोई भी चेंज वगैरह करने की। द लॉ कानून ऑन टॉपिक्स। टॉपिक्स मीन्स बच्चों सब्जेक्ट्स। टॉपिक मीन्स बच्चों सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो बच्चों हमने कल डिस्कस किया था किसके बारे में? कंकरेंट लिस्ट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों? कंकरेंट लिस्ट के बारे में। आज फिर उसको रिवीजन करवा देता हूं बच्चों ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो हमारी लिस्ट कितनी होती है बच्चों? 3 टाइप की। फर्स्ट लिस्ट बच्चों यूनियन लिस्ट, या इसी को बोलते हैं बच्चों सेंट्रल लिस्ट। कौन सी लिस्ट बच्चों? यूनियन या फिर सेंट्रल लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है बच्चों? स्टेट लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है बच्चों? स्टेट लिस्ट। सेकंड लिस्ट हो गई बच्चों स्टेट लिस्ट। अगर हम थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट कौन सी है बच्चों? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। कल हमने इन तीनों लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। इन तीनों लिस्ट का काम क्या होता है बच्चों? इन तीनों लिस्ट के अंदर होते हैं सब्जेक्ट्स। इन तीनों लिस्ट के अंदर क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी विषय होते हैं कुछ ना कुछ। इसके अंदर भी क्या हो गए बच्चों सब्जेक्ट्स हो गए। और नेक्स्ट लिस्ट के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट्स होते हैं। तीनों लिस्ट के अंदर अपने अपने क्या होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट्स होते हैं। इस लिस्ट के अंदर भी सब्जेक्ट्स, इस लिस्ट के अंदर भी सब्जेक्ट्स और इसके अंदर भी सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट पे क्या बनाए जाते हैं बच्चों? लॉ बनाए जाते हैं। इन सब्जेक्ट पर क्या बनाए जाते हैं? लॉ बनाए जाते हैं। इस सब्जेक्ट पर भी क्या बनाए जाएंगे बच्चों? लॉ। और इस सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाए जाएंगे। अब ये तीनों लिस्ट है जो, इन तीनों लिस्ट पर बच्चों क्या बनाने हमने? लॉ यानी कानून बनाने हैं। अब ये लॉ बनाएगा कौन? अगर वो सब्जेक्ट यूनियन या फिर सेंट्रल लिस्ट का है तो इस लॉ पर कानून बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो सब्जेक्ट किसका बच्चों?
स्टेट लिस्ट का है। किसका बच्चों? स्टेट लिस्ट का है। तो उन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार ओनली स्टेट गवर्नमेंट का है बच्चों। किसका बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट का है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में किसी टाइप का भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट पर क्या बनाएगी बच्चों? लॉ बनाएगी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइप का इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसे ही कंकरेंट लिस्ट बच्चों, इस लिस्ट पे जो लॉ बनाने का अधिकार है बच्चों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अब देखो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी बच्चों। अगर बाय चांस किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके फेवर में है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसके फेवर में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के लॉ में क्या होगी बच्चों? डिस्प्यूट हो गई। इन दोनों के लॉ में क्या होगी बच्चों? डिस्प्यूट, यानी विवाद हो गया, दोनों का लॉ सेम नहीं है। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाता है बच्चों। किसका लॉ माना जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन लॉ, अगर किसी भी टाइप का क्या हो बच्चों? डिस्प्यूट हो। तो ये हमारी 3 लिस्ट है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया बच्चों? किससे लिया बच्चों कंकरेंट लिस्ट? सोचो, कल करवाया था बच्चों। किस फॉरेन कंट्री से रिसीव किया? हाँ बोलो, बढ़िया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। किससे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। किससे लिया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया बच्चों? कंकरेंट लिस्ट ली है। यूनियन सेंट्रल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट, कंकरेंट बोथ। तो इस क्वेश्चन में पूछा बच्चों, जो पावर है यानी शक्ति है, किस चीज की शक्ति है? पावर की, लॉ बनाने की, कानून बनाने की कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बच्चों। किसके सब्जेक्ट पर बच्चों? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। तो ये पावर बच्चों किसको दी गई है? ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसको दी गई है बच्चों? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इधर बात की है बच्चों, कंकरेंट लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। तो समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंथी था एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। अगर आपने समझ लिया तो कल किया होगा, आज फिर से किया, आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। और आपको ये आराम से याद करते चलना, साथ के साथ घर पर बैठकर बोलना है। ये मत सोचना ऑनलाइन क्लासेस है तो घर पे बोल ले, क्यों बोलना है? मम्मी तक आवाज़ जानी चाहिए बच्चों, आपको पता लगना चाहिए मम्मी को कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब जैसे हमने ये बात की थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, अब नेक्स्ट 3 to 4 क्वेश्चंस है जो वो उनके सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस है। उसमें मैंने कोई सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं किया था बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जो हमारे ये सब्जेक्ट है ये किस लिस्ट के अंदर है। और ये सब्जेक्ट बच्चों आपको डायरेक्ट क्या करने हैं? लर्न करने हैं। इनकी इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या एक्सप्लेन करना इनको, तो ये सब्जेक्ट इस लिस्ट का, ये सब्जेक्ट इस लिस्ट का। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों? वन को फॉरेस्ट बोलते हैं बच्चों। और इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? पर्यावरण को, जो तुम्हारे आसपास इन्वायरमेंट है। वन को क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरेस्ट बोलते हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण को बोलते हैं बच्चों। तो अब सोच के देखो बच्चों, वन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए? इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए बच्चों? इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको? कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास वन और पर्यावरण यानी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, किस पे बच्चों? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। क्या बच्चों? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। क्या फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास है। किसके पास है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास। अगर किसी लॉ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ लॉ बना सकती है तो कौन सी लिस्ट में आना चाहिए बच्चों? कंकरेंट लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट में। तो पहला सब्जेक्ट क्या डिस्कस किया बच्चों? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। लॉ कौन बना सकता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा लॉ सिस्टम। इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है डायरेक्ट।
इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉ सिस्टम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ सिस्टम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमने अपने दिमाग की नहीं सुननी बच्चों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसकी सुननी है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो लॉ सिस्टम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। लॉ सिस्टम हमारा दिया गया बच्चों स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दिया गया बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दिया बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब लॉ सिस्टम पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर स्टेट के पास दिया तो किस लिस्ट में आएगा बच्चों? स्टेट लिस्ट में आएगा। किस लिस्ट में आएगा बच्चों? स्टेट लिस्ट में। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट बोथ कंकरेंट लिस्ट आ गया इसका मतलब। लेकिन लॉ सिस्टम स्पेशल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इस पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है? स्टेट लिस्ट में है और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है? एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर्स। एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर्स, शिक्षा एंड न्यूज़पेपर किसके पास है बच्चों? देखते हैं। तो एजुकेशन हमारा किसके पास होना चाहिए? सोच के देखो बच्चों, क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देना चाहिए? एक स्टेट के लिए खुद बनाए? नहीं बच्चों, पूरे ऑल कंट्री लेवल पर एजुकेशन दी जाती है, कंट्री लेवल पर न्यूज़पेपर्स है। तो इसके लिए अधिकार किसके पास होना चाहिए बच्चों? सोच के देखो, किसके पास होना चाहिए बच्चों? सेंट्रल के पास। लेकिन हर एक कंट्री में, स्टेट में भी तो एजुकेशन है, हर स्टेट में भी एजुकेशन है, तो थोड़ा बहुत अधिकार किसके पास भी होना चाहिए बच्चों? स्टेट के पास भी होना चाहिए। अगर दोनों के पास है, अगर किसी चीज़ पर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर ये दोनों सब्जेक्ट पर रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अगर किसी चीज पर रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है, इसका मतलब वो कौन सी लिस्ट में जाएगा बच्चों? कंकरेंट लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में बच्चों? कंकरेंट लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में आया बच्चों? कंकरेंट लिस्ट में। अब जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए बच्चों, उन 3 क्वेश्चंस में हमने क्या डिस्कस किया? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। अब इन लिस्ट के सब्जेक्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या किया था बच्चों? एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर। कौन सा बच्चों? एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर। एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर। एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर में कौन सी लिस्ट बच्चों? कंकरेंट लिस्ट। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। इससे पहले क्या था बच्चों? लॉ सिस्टम, जिसमें हम जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट सोचते हैं, लेकिन है क्या बच्चों? स्टेट। तो इसका मतलब किस लिस्ट का पार्ट है बच्चों? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किस लिस्ट का पार्ट है बच्चों? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, इसका भी बच्चों क्या था? कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट बच्चों? कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। लॉ सिस्टम स्टेट लिस्ट, एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर कंकरेंट लिस्ट। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे तो पूरा सेंट्रल लेवल पर चलती है रेल। तो देखिए होंगी बच्चों, रेल जो है कैसे लेवल पर चलती है? सेंट्रल लेवल पर चलती है। पोस्टल होती है बच्चों डाक सेवाएं, जिसमें हम अपने लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो पोस्टल होती है, लेटर्स हम भेजते हैं उसको पोस्टल बोलते हैं। और रेलवेज जिसमें हम यात्राएं करते हैं, पोस्टल जिसमें हम अपने लेटर्स को भेजते हैं। डिफेंस जैसे आर्मी होगी बच्चों हमारी जो रक्षा करती है, तो ये किसके अंदर आ गया? डिफेंस के अंदर आ गया। तो अब सोच के देखो ये सारे सब्जेक्ट कितने बड़े सब्जेक्ट है, जिस पे कंट्रोल रखने के लिए किसकी जरूरत होनी चाहिए? सोच के देखो बच्चों, रेलवे कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, पोस्टल डाक सेवाएं, डिफेंस देश की रक्षा। अगर देश की रक्षा क्या एक स्टेट कर सकता है? नहीं, स्टेट तो नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो बच्चों सोच के देखो, स्टेट कहाँ से? पूरे कंट्री लेवल पे हमारी क्या की जाती है बच्चों? पूरी कंट्री की हमारे पास क्या होती है? आर्मी प्रोटेक्ट करती है। तो ये आर्मी होगी, डिफेंस यानी पोस्टल, रेलवेज, ये किसका लिस्ट का होना चाहिए बच्चों? सिंपल सोच के देखो, यूनियन यानी सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, क्योंकि पूरे रेलवे
लाइन है जो पूरा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। पोस्टल यानी डाक सेवाओं पे भी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिफेंस हमारी जो रक्षा करता है उस पे भी किसका कंट्रोल है बच्चों? यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट। यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हैं बच्चों, कोई भी एक। तो समझ आया? इस क्वेश्चन में भी हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? कुछ नहीं, इसमें भी हमने यही बात डिस्कस की, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है। अब नेक्स्ट है बच्चों पार्लियामेंट्री राज, सॉरी पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये पंचायती राज, जो हमारी पंचायत है बच्चों, ये देखो जो हमारी पंचायत है ये कहाँ पर होनी चाहिए बच्चों? सोच के देखो, पंचायत है जो हमारी कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टायर होती है, 3 टायर पंचायत होती है बच्चों, 3 टायर सिस्टम। पंचायत के कितने सिस्टम होते हैं बच्चों? 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहली होती है विलेज लेवल पर, फर्स्ट कौन सी? विलेज लेवल पर। सेकंड बच्चों कौन सी? ब्लॉक लेवल पर। सेकंड कौन सी बच्चों? ब्लॉक लेवल पर। थर्ड कौन सी होती है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। थर्ड कौन सी होती है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हमारा जो पंचायत है, पंचायती राज है जो, ये हमारे कैसा सिस्टम है बच्चों? 3 टायर सिस्टम है। कौन कौन से लेवल बच्चों? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये सोच के देखो बच्चों, विलेज लेवल अगर कोई चीज़ें है, क्या ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो सिंपल सा आइडिया लग रहा बच्चों, किसके पास मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसका क्या कर रही होगी बच्चों? कंट्रोल। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बेस पर लॉ बना रही है तो ये पंचायती राज है जो, ये किस सब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए? स्टेट लिस्ट के अंदर। किसके अंदर आना चाहिए बच्चों? स्टेट की लिस्ट के अंदर। तो पंचायती राज किसके अंदर है बच्चों? स्टेट लिस्ट के अंदर। किसके अंदर है? स्टेट लिस्ट के अंदर। अब ये 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है पंचायती राज, ये हमने क्या डिस्कस किया? ये 3 टायर सिस्टम होता है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और हमने साथ में क्या डिस्कस किया? जो पंचायती राज है वो किसके अंदर आता है बच्चों? स्टेट लिस्ट के अंदर। किसके अंदर आता है बच्चों? स्टेट लिस्ट के अंदर। अब हमारे जो पंचायती राज है इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो, उसमें डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? तो 11th शेड्यूल। कौन सी शेड्यूल बच्चों? 11th शेड्यूल। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों कब ऐड हुई थी? ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद ऐड हुई थी। हमने डिस्कस किया था 9th शेड्यूल कब ऐड हुई थी बच्चों? 1951 में, जो कि हमारा कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें बात चल रही है बच्चों 11th शेड्यूल की। इसमें किसकी बात चल रही है बच्चों? 11th शेड्यूल की। 11th जो शेड्यूल है, 11th जो शेड्यूल है किससे रिलेटेड है बच्चों? पंचायती राज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बच्चों? पंचायती राज से। 11th जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये जो 11th शेड्यूल है, अब सिंपल है, हमने डिस्कस कर लिया कि ये बाद में ऐड हुई थी। तो ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी बच्चों? कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सी बच्चों? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो 11th शेड्यूल है वो हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड की गई थी बच्चों। और कब की थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 1992 में। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। कौन सी शेड्यूल बच्चों? 11th शेड्यूल ऐड की गई थी। किससे रिलेटेड है बच्चों? पंचायती राज से रिलेटेड है। किस लिस्ट का पार्ट है बच्चों? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। कौन सी शेड्यूल बच्चों? 11th शेड्यूल। ये आज के 10 क्वेश्चंस थे बच्चों, और आपको इनकी नंबरिंग 21 से शुरू करनी है। 21, 22, 23 ऐसे करके आपको कॉपी में नोट करना है। 1 to 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, और आप सभी को रेगुलर काम करना है और हमारे पास होमवर्क आपको सेंड करना है, और अच्छे से राइटिंग लिखनी है बच्चों। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको किसी में भी डाउट लगे तो हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।